गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे दास्ता पे अरस्तु के विचार। दास्ता पे अरस्तु अपने क्या विचार देता है, या दास्ता का वो समर्थन करता है, किस आधार पे समर्थन करता है, किस आधारों पे दास्ता का वो विरोध करता है, और दास्ता कितने प्रकार की है, दास्ता से दासों को क्या फ़ायदा है और जो स्वामी हैं उनको क्या फ़ायदा है। इन सभी बिंदुओं पर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले यूनानी विचारक था अरस्तु। यूनानी विचारक था। यूनान में छोटे छोटे राज्य थे जिन्हें सिटी स्टेट कहा जाता था, जिनकी जनसंख्या बहुत कम हुआ करती थी। इन छोटे राज्यों में जो दास्ता थी वो सामाजिक जीवन का आधार था। दास्ता सामाजिक जीवन का आधार था। जो दास थे उनसे पारिवारिक और श्रम संबंधी कार्य करवाए जाते थे। दास्ता पे अरस्तु का जो विचार है, या दास्ता को अरस्तु का जो समर्थन है, उसी कारण अरस्तु को रूढ़िवादी विचार कहा जाता है, क्योंकि दास्ता मानवीय गरिमा के खिलाफ है। यानी मानव है, मानव होने के नाते उसको दास नहीं बनाया जा सकता। ये दास्ता पे विचार करना और दास्ता का समर्थन करना रूढ़िवादिता है, मानवीय गरिमा के खिलाफ है। कुछ विचारकों ने दास्ता का विरोध किया कि दास्ता नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने कहा कि दास्ता अमानवीय है, वो प्राकृतिक नहीं है, परंपरागत है, परंपराओं से चली आ रही है, इसलिए लग रहा है कि ये दास्ता अनिवार्य है। दास्ता प्राकृतिक नहीं है, नेचुरल नहीं है। प्रकृति ने ना तो किसी को दास बनाया है, ना किसी ने किसी को स्वामी बनाया है। जो आज तक का इतिहास रहा है और इस इतिहास में जिस प्रकार के परंपराएं रही हैं, उसके कारण दास्ता का कुछ विचारकों ने समर्थन किया है और कुछ विचारकों ने उसका विरोध किया है। एंटीफोन एक विचारक थे, एंटीफोन, जिन्होंने दास्ता को ये कहा कि दास्ता प्राकृतिक नहीं है, दास्ता न्यायोचित नहीं है, दास्ता परंपरागत है। लेकिन अरस्तु ने कहा कि दास्ता न्यायोचित है, दास्ता का समर्थन किया। और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से परिवार में संपत्ति है और संपत्ति को अपन बांट सकते हैं, उसी प्रकार दास जो है वो परिवार की सजीव वस्तु है। उन्होंने संपत्ति को दो भागों में बांटा, जिस प्रकार अपन ने बात करी थी। एक तो सजीव संपत्ति और दूसरी निर्जीव संपत्ति। निर्जीव संपत्ति, सजीव संपत्ति में वो दास को लेता है, और निर्जीव संपत्ति में भूमि या परिवार या अचल संपत्ति को लेता है। नॉन मूवेबल जो प्रॉपर्टी है उसको वो लेता है, यानी भूमि को लेता है या परिवार को लेता है। ये परिवार जो है वो क्या है, निर्जीव संपत्ति है, और दास जो है सजीव संपत्ति है। दास परिवार का अंग है, और परिवार में पारिवारिक कार्य और श्रम संबंधी कार्य किससे करवाए जाने चाहिए, दासों से करवाए जाने चाहिए। उन्होंने इनका समर्थन किया, और उनके जो समर्थन के आधार थे उनमें प्रमुख रूप से 3 आधारों को वो बताता है, जिनके आधार पे उन्होंने संपत्ति में ये दास्ता है उसका समर्थन किया। प्रथम वो कहता है कि दास्ता जो है वो प्राकृतिक है ना, प्राकृतिक है, दास्ता प्राकृतिक है, प्राकृतिक है, यानी प्रकृति से ही कुछ लोग दास और कुछ स्वामी हैं। यहाँ पे 2 भागों में विभाजित करता है, एक जो बुद्धिमान है और दूसरे बुद्धिहीन है। जो बुद्धिमान है वो स्वामी बनने के योग्य हैं, और जो बुद्धिहीन है वो दास बनने के योग्य हैं। इनमें बुद्धि की योग्यता है, यानी बुद्धि में सक्षम हैं ये लोग, और ये शारीरिक रूप से सक्षम हैं। अरस्तु ने कहा कि जो बुद्धिमान है, जो बुद्धि से सक्षम है, या जो बुद्धि जिनकी प्रखर है, या जिसमें गुण, योग्यता या क्षमता या बुद्धि ज़्यादा है, वो शासक बन सकते हैं, स्वामी बन सकते हैं। और जिनमें बुद्धि की कमी है, या जिसमें योग्यता, क्षमता, गुण या बुद्धि नहीं है, वो दास बनने के योग्य हैं। इनमें शारीरिक क्षमता ज़्यादा है, शारीरिक रूप से ज़्यादा मजबूत होते हैं। प्रकृति ने कुछ लोगों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाया है, और कुछ लोगों को बौद्धिक रूप से या नैतिक रूप से मजबूत बनाया है। जो बौद्धिक रूप से मजबूत हैं
प्रकृति ने बौद्धिक रूप से मजबूत बनाया है, किसी को शारीरिक रूप से मजबूत बनाया है। जो बौद्धिक रूप से मजबूत हैं वो शारीरिक रूप से सरल हैं और सहज हैं, और जो बौद्धिक रूप से कमज़ोर हैं वो शारीरिक रूप से शक्तिशाली हैं। तो शारीरिक रूप से जो शक्तिशाली हैं उनसे शारीरिक श्रम करवाया जाना चाहिए, और जो शारीरिक श्रम की जो पूर्ति है वो किसके द्वारा होगी? दास के द्वारा होगी। और जिनकी बौद्धिक ज़्यादा है उनसे बौद्धिक कार्य करवाए जाने चाहिए, और बौद्धिक और शारीरिक मिलकर के ही परिवार बनता है। तो पहला जो उनका आधार था वो था कि कुछ लोगों में बुद्धि ज़्यादा है और कुछ शारीरिक रूप से मजबूत हैं। दोनों के लिए लाभदायक है, दासता दोनों के लिए लाभकारी है, दोनों के लिए लाभकारी है। अरस्तु ने कहा कि दासता जो है दास के लिए भी लाभकारी है और स्वामी के लिए भी लाभकारी है। दोनों जब मिले हुए होंगे तभी दोनों ही अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। दास जो है वो बुद्धिमान व्यक्ति के संपर्क में रह करके, और बुद्धिक जो व्यक्ति है वो अपने व्यक्तित्व का विकास, अपने नैतिक और बौद्धिक गुणों का विकास दास के संपर्क से ही कर सकता है, क्योंकि उसमें उसे शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ेगा और उसको समय मिलेगा। उन्होंने समय को इम्पोर्टेंट दिया है कि जो शासक है उसके पास में समय होना चाहिए, और समय जब मिलेगा जब वो शारीरिक कार्य नहीं करेगा। शारीरिक कार्य कौन करेगा? दास करेगा। और दास बुद्धिमान व्यक्ति के संपर्क में रहेगा तो धीरे धीरे उसका बौद्धिक विकास भी होगा। यहाँ बौद्धिक विकास होगा, शारीरिक क्षमता उसके अंदर पहले से ही है, और जो शासक या स्वामी है उसमें उसको समय मिलेगा, क्योंकि जो शारीरिक कार्य है वो कौन करेगा? दास करेगा। दोनों के लिए ही यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये लाभकारी है, दोनों ही नैतिक है। तीसरा उन्होंने बताया कि दासता क्या है? नैतिक है। नैतिकता एक पैरामीटर है जिससे हम लोग ये निर्णय करते हैं कि ये कार्य जो है वो शुभ है और ये कार्य जो है अशुभ है। जिस कार्य से बहुत सारे लोगों का लाभ होता है वो कार्य शुभ है, वह कार्य नैतिक है, और जिस कार्य से बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है वह कार्य अशुभ है। ये उनका पैरामीटर है, मापने का तरीका है कि शुभ कौन से हैं जिससे बहुत से लोगों को सुख मिले, बहुत से लोगों के जीवन में विकास हो, बहुत से लोगों के व्यक्तित्व का विकास हो, वह कार्य शुभ है। और जिस कार्य से बहुत सारे लोगों का नैतिक पतन हो और बहुत सारे लोगों को मानसिक पीड़ा हो, वो कार्य अशुभ है, वह अनैतिक है। तो वो कह रहा है कि दासता जो है वो क्या है? नैतिक है। दोनों के लिए ही नैतिक है दासता। व्यक्ति जो है उसमें उदारता का गुण विकसित होगा स्वामी में, और उसमें मैत्री का गुण विकसित होगा, उसमें मानवीय संवेदनाओं का गुण विकसित होगा। और यहाँ पे जो दास है उसमें भी बुद्धिमान व्यक्ति के संपर्क में रहने से उसके आचरण और व्यवहार से भी उसका नैतिक विकास होगा। दोनों के लिए ही लाभकारी माना है। 3 आधार बताए हैं जिसके आधार पे वो कहता है कि दासता अनिवार्य है। उन्होंने दासता को 2 भागों में बांटा है। दासता के प्रकार, दासता के प्रकार। अरस्तु ने कहा कि दासता 2 प्रकार की है। एक वैधानिक दासता और दूसरी है स्वाभाविक दासता। वैधानिक दासता वो मानता है कि युद्ध, जब 2 राष्ट्रों के बीच में किसी प्रकार के युद्ध होते हैं तो उस युद्ध में जो युद्ध बंदी बनाए जाते हैं उनको दास बनाया जा सकता है, वो वैधानिक दास हैं। और स्वाभाविक दासता वो मानता है कि कुछ लोग प्रकृति में कम बुद्धिमान हैं, यानी अविवेकी हैं या अयोग्य हैं, या जिनमें योग्यता और गुणों की कमी है, जो शारीरिक रूप से तो मजबूत हैं लेकिन उसमें बौद्धिक या वह बौद्धिक कार्य नहीं कर सकते, तो वह स्वाभाविक दासता यहाँ पे वो मानता है। वो 4 तर्क देता है जिसके आधार पे वो कहता है कि दास जो है उनका विकास होगा। ये प्रथम वो मानता है कि दासों के साथ में उदारता का व्यवहार किया जाना चाहिए। दास के साथ में हमेशा स्वामी को उदारता का व्यवहार किया जाना चाहिए। दास और स्वामी के बीच में मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। तीसरा वो कह रहा है कि दास जो है उनकी संख्या में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जानी चाहिए। और चौथा वो मानता है कि दास को अगर वो उसका बौद्धिक विकास हो जाता है तो दास को मुक्त किया जा सकता है, दासता से मुक्त किया जा सकता है, उनकी संख्या में वृद्धि अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार वो कह रहा है कि स्वामी में और दास में मैत्रीपूर्ण संबंध हो, स्वामी अपने दास के साथ में उदारतापूर्ण व्यवहार करे, और दासों की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि नहीं हो और दासों की संख्या में धीरे धीरे कमी की जाए। तो ये 2 प्रकार बताता है और 4 तर्क देता है जिसमें दासों की संख्या में किस प्रकार से कमी की जा सकती है। अब इनकी जो आलोचनाएं हैं कि इनकी दासता की क्या आलोचना है या उनके कौन से
तर्क हैं जिनसे उनकी दासता संबंधी विचारों की आलोचना की जा सके। प्रथम तो ये कि वो समाज को दो भागों में बांट देता है, एक तो दास और दूसरा स्वामी। दास और स्वामी को जब दो आधारों में बांटता है तो उसके पास कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। एक वो कह रहा है कुछ व्यक्ति जन्म से ही स्वामी बनने के योग्य हैं और कुछ लोग जन्म से ही दास बनने के लिए पैदा होते हैं। वो भी एक तरफ तो वो कह रहा है कि कुछ बुद्धिमान हैं, गुणवान हैं, योग्यता है या क्षमता है, और कुछ व्यक्तियों में बुद्धि की कमी है, शारीरिक बल जिनमें ज़्यादा होता है वो दास बनने के योग्य हैं। तो एक प्रकार से विरोधाभासी सिद्धांत भी है। एक तरफ वो कह रहा है कि व्यक्ति की समानता रहनी चाहिए, दूसरी तरफ वो कह रहा है कि कुछ व्यक्ति जन्म से ही दास बनने के लिए पैदा होते हैं, कुछ लोग स्वामी बनने के लिए पैदा होते हैं। तो उसका जो दासता का सिद्धांत है वो क्या है, विरोधाभासी है, समाज को दो वर्गों में बांट देता है, समाज विरोधाभासी है। तीसरा वो कहता है कि यूनानी लोगों को कभी भी दास नहीं बनाया जा सकता, शुद्ध रक्त है उनके अंदर, और यूनान इस प्रकार से वो जातिगत आधार पे भी भेदभाव कर रहा है दासों के साथ में। और इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि दासता संबंधी जो अरस्तु के विचार थे वो किसी भी आधार पर वैज्ञानिक नहीं है। निष्कर्ष के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि इन जो दासता संबंधी उन्होंने दासता के प्रकार बताए, दासता का जो तर्क दिए कि दासता इस प्रकार से हो सकती है, निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि अरस्तु ने दासता पे अपने जो भी विचार दिए, और अरस्तु यथार्थवादी विचारक था, प्लेटो के उनके जो गुरु थे उनके दर्शन का उन्होंने विरोध किया और उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया कि ना तो उच्च वर्ग को ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए और ना ही निम्न वर्ग को ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए, मध्यम वर्ग को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर राज्य में बिल्कुल अच्छा शासन चाहिए और राज्य में किसी प्रकार का विद्रोह नहीं हो, किसी प्रकार का क्रांति नहीं हो, तो मध्यम वर्ग हमेशा, और उन्होंने इस प्रकार की शब्दावली का निर्माण किया कि दो शब्दावलियों के बीच में किस प्रकार से एक मध्यम वर्ग की शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए राज्य को अच्छी प्रकार से चलाया जाए। लेकिन दासता संबंधी जो उनके विचार हैं ये विरोधाभासी विचार नज़र आते हैं। लेकिन यूनान में दासता सामाजिक जीवन का अंग था, सामाजिक जीवन में दासता स्वीकृत थी, दासता को परंपरागत माना गया था, और इन्हीं कारण से उन्होंने बीच का मार्ग ये अपनाया कि दासता को बिल्कुल हटाया नहीं जा सकता। जो दासता थी वो एक प्रकार से दासता का बिल्कुल नेगेटिव एस्पेक्ट था, दासता एकदम भयावह स्थिति थी दासों की, उसमें बीच का मार्ग उन्होंने अपनाया कि दास को किस प्रकार से धीरे धीरे कर और जो उनकी जो हालात थी उनको किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। तो उन्होंने एक मध्यम मार्ग के द्वारा ये कहा कि दासता को बिल्कुल नहीं हटाना, कर्मिक रूप से धीरे धीरे जैसे स्वामी के पास में अगर कोई दास या बुद्धिहीन व्यक्ति आता है तो वो उसके संपर्क में आने से बुद्धिमान बनता है और धीरे धीरे वो क्या है उसको दासता से मुक्त किया जा सकता है। तो उन्होंने इसका समर्थन इस आधार पे किया कि व्यक्ति का धीरे धीरे बौद्धिक विकास हो जाएगा और बौद्धिक विकास होने के बाद में उसको दासता से मुक्त कर दिया जाएगा, दासों की संख्या में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जाएगी और दासों के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध रखना है और दासों के साथ में उदारतापूर्ण संबंध रखना है। उन्होंने जो तर्क दिया, जो तत्कालीन यूनान की जो परिस्थिति थी या सामाजिक और उन जो परिप्रेक्ष्य था, उसी परिप्रेक्ष्य के आधार पर उन्होंने अपना जो वर्णन किया। और नेक्स्ट वीडियो में हम उनके नागरिकता संबंधी विचारों पर बात करेंगे। धन्यवाद।